हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आज हम फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, नेटवर्क एनालिसिस। और आई होप कि आपने सभी इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देखे होंगे। अभी जो हमारा टॉपिक कंटिन्यूएशन में है, दैट इज नेटवर्क सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क। ओके, अभी जस्ट हम इसमें कुछ बेसिक्स की बात कर रहे हैं कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होगा, स्विच आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस टाइम पे इंडक्टर का बिहेवियर एंड कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होगा, स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, जीरो माइनस पे क्या होगा, इनफाइनाइट पे क्या होगा, एंड जीरो से लेके 5 टाउ सेकेंड के बीच क्या होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंडक्टर, एंड इंडक्टर का हमने कुछ वेव फॉर्म्स देखी थी, इंडक्टर के क्रॉस करंट एज वेल एज इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज फॉर डिफरेंट टाइम पे। और हमने 3 कैटेगरी ऑफ स्विच की पोजीशन ली थी। एक कैटेगरी में स्विच आपका क्लोज होता है जीरो पे, एक में मींस इंडक्टर चार्ज होता है, एक में इंडक्टर डिस्चार्ज होता है, और एक में इंडक्टर पहले से चार्ज था और चार्ज होता है, और एक में इंडक्टर पहले से चार्ज था फिर डिस्चार्ज होता है लेकिन जीरो पे नहीं आता है। तो हमने यहाँ पे 4 केसेस देखे थे। आज के क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यूएशन पे लेते हैं और हम इसे कैपेसिटर के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए अगर हम बात करते हैं एक कैपेसिटर, ठीक है, आप सभी को इतना पता है कैपेसिटर के बारे में, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, वो आप सभी को याद होना चाहिए। व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे, एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता है ये ऑलरेडी हमें पता है। एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर का बिहेवियर, स्टेडी स्टेट का मतलब 2 टाइम हो सकता है, आइदर जीरो माइनस और इनफाइनाइट। ठीक है, आप दोनों ही टाइम पे चेक करेंगे कैपेसिटर को, चार्ज है या अनचार्ज है। एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर अगर चार्ज है, चार्ज कैपेसिटर आपको पता है क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज है मींस उसके क्रॉस कोई वोल्टेज स्टोर है, वोल्टेज स्टोर है कैपेसिटर के क्रॉस, बट वो अपने से करंट को फ्लो नहीं होने देगा। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी सभी को पता है। तो व्हाट वी कैन से, चार्ज कैपेसिटर इज ट्रीटेड लाइक ऐसे ओपन सर्किट। हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओपन सर्किट। इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। सिमिलरली अगर अनचार्ज कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर है, तो अनचार्ज कैपेसिटर का मतलब उस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जीरो है। अब अगर वोल्टेज जीरो है तो व्हाट यू विल कॉल, वोल्टेज जीरो है का मतलब आप उसे क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, आप ये चेक करेंगे कि कैपेसिटर चार्ज है या अनचार्ज है। मैंने बोला 98% केसेस आपको चार्ज के केस में मिलते हैं। ठीक है, और आप अगर वहां पे अपोजिट भी लेते हैं, आप दोनों केस में ही ओपन सर्किट लेते हैं, कभी कभार गलती से हम किसी क्वेश्चन में गलत हो सकते हैं, अदरवाइज यू ऑलवेज बी करेक्ट। तो इसीलिए जनरली बच्चे यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेते हैं, एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिहेवियर इज ओपन सर्किट। क्लियर, कैपेसिटर बिहेवियर इज ओपन सर्किट। क्लियर है, आप कभी भी यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। कैपेसिटर के इंपेडेंस को आप क्या लिखते हैं, 1/SC। क्लियर है, SC को आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1/jωC। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ यहाँ पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि स्टडी स्टेट की पोजीशन आप देखेंगे, जीरो माइनस भी स्टडी स्टेट है और इनफाइनाइट भी स्टडी स्टेट है। ठीक है, तो जीरो पुट करेंगे तो कुछ और मिलेगा, इनफाइनाइट पुट करेंगे तो कुछ और मिल जाएगा। तो आप ये जो तरीका यूज करते हैं अगर कोई बच्चे, तो आप ये तरीका यूज करना बंद कर देंगे। इतना क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर का, आपको वोल्टेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है, ये वोल्टेज स्टोर करता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू टी, दिस इज ICT dt। याद रखेंगे, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है और ये कैपेसिटर का करंट है, सर्किट का करंट और वोल्टेज नहीं है। सिमिलरली अगर हम ICT निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, C dVCT/dt। क्लियर है। अब एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ एक और नोट लिख सकते हैं, एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर वोल्टेज इज कांस्टेंट और जीरो, कांस्टेंट और यहां लिख सकते हैं जीरो। क्लियर है। अब अगर जीरो का डिफरेंशिएशन करते हैं तो VCT एट स्टेडी स्टेट क्या होगा, एट स्टेडी स्टेट VCT इज इक्वल टू कांस्टेंट और जीरो। क्लियर, तो जीरो का डिफरेंशिएशन, लॉजिकली जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो बोलना इज प्रैक्टिकली रॉन्ग।
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यू विल गेट जीरो, बट हम बोल देते हैं जीरो का डिफरेंशिएशन कुछ जी है ही नहीं, तो उसका क्या मिलेगा, तो जीरो ही मिलेगा, और दोनों ही केस में आईसीटी जीरो होगा। सो एट स्टडी स्टेट आईसीटी क्या होगा, एट स्टडी स्टेट क्या होगा, आईसीटी इज इक्वल टू जीरो। करंट जीरो इज कंपल्सरी, बट करंट अगर जीरो है सो वोल्टेज आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर वोल्टेज जीरो है तो आप वोल्टेज जीरो है तो ओपन लेंगे या शॉर्ट लेंगे, अगर वोल्टेज जीरो है तो मैं यहाँ पे क्या फॉलो करूंगा, इसका मतलब वोल्टेज जीरो मींस कैपेसिटर के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं, दैट इज अनचार्ज, अनचार्ज कैपेसिटर इज ट्रीटेड एज शॉर्ट सर्किट। तो आप हमेशा ऐसे याद रखेंगे, चार्ज कैपेसिटर ओपन सर्किट, अनचार्ज कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, इसे रटना नहीं है, याद कैसे रखेंगे, देखिए कैपेसिटर, हमारे पास एक कैपेसिटर है लाइक दिस, ठीक है, एक कैपेसिटर है ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ हमारे पास वोल्टेज है VCT, ये प्रैक्टिकली इसके क्रॉस वोल्टेज है, ये कनेक्टेड है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, एंड हियर करंट इज ICT। क्लियर है, कैपेसिटर की वैल्यू हम C ले लेते हैं, इनिशियल अगर यहाँ एक वोल्टेज स्टोर है V0, और V0 को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, VC0। क्लियर, यहाँ पे लिख सकते हैं VC0 माइनस, आपकी मर्जी है, मैंने लिख दिया VC0। क्लियर है, सो यहाँ आप देखेंगे अगर कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज होगा मतलब एक वाटर टैंक समझ लीजिए उसे, वो किस चीज से फील हो जाएगा, वोल्टेज से, वोल्टेज से फील होगा मींस एक वोल्टेज सोर्स बन जाएगा, तो करंट तो जीरो, वहां से वोल्टेज एक सोर्स बन चुका है, मतलब शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो सकता, शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता, और जितनी कैपेसिटी थी, जितना आप यहाँ दे सकते थे, सपोज यहाँ 100 लीटर वाटर है, आपने इसको 100 लीटर दे दिया, अब और तो वाटर नहीं आ सकता, तो दैट विल बी फुल, इसका मतलब अब वहां से करंट फ्लो नहीं होगा। दैट स्टडी स्टेट आप हमेशा चार्ज कैपेसिटर को किससे ट्रीट करेंगे, ओपन सर्किट से। एंड अनचार्ज कैपेसिटर मतलब इसमें कोई भी वाटर नहीं है, मींस कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट सर्किट। आप चाहे तो ओपन भी ट्रीट कर सकते हैं, मैंने बोला 98% टाइम्स आप करेक्ट होंगे, 2% टाइम गलत होंगे, और अगर हम ये फॉलो करते हैं तो 100% टाइम्स हम करेक्ट होंगे। क्लियर है, तो बेटर है जहां पे हमारी एक्यूरेसी बेटर है, हमें वही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे कितने केसेस पॉसिबल है, t इज इक्वल टू 0 के बाद का आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, पहला केस। t इज इक्वल टू 0 के बाद कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, दूसरा केस। t इज इक्वल टू 0 के बाद कैपेसिटर पहले से चार्ज था और चार्ज कर रहे हैं, और पहले से चार्ज था कुछ डिस्चार्ज कर रहे हैं, 4 केसेस पॉसिबल है। सो लास्ट क्लास आई होप इंडक्टर आपको क्लियर है, ये आपको क्लियर है, सो इंडक्टर आप सभी को क्लियर है, तो मैं डायरेक्टली वेव फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। क्लियर, मैं डायरेक्टली सिर्फ आपको वेव फॉर्म यहाँ पे निकाल के बताता हूँ कि कैसा दिखेगा। क्लियर है, और वेव फॉर्म क्या होगी हम आगे पे डिस्कस करेंगे। सो ट्रांजिएंट पे सबसे पहले आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमारी वेव फॉर्म कैसे मिलने वाली है, हमारी वेव फॉर्म एग्जैक्टली कैसे मिलने वाली है। तो केस नंबर 1, हमारा केस नंबर 1 क्या है, जब कैपेसिटर t इक्वल टू 0 के बाद क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। क्लियर है, सो अगर कैपेसिटर t इक्वल टू 0 के बाद चार्ज हो रहा है तो उसके क्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा, VCT। हमेशा आप पहले क्या ड्रॉ करेंगे, VCT। कैपेसिटर के केस में पहले वोल्टेज ड्रॉ करेंगे या फाइंड आउट करेंगे, इंडक्टर के केस में पहले करंट फाइंड आउट करेंगे, बाद में वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है ना। सो इनिशियल हमारे पास दिस इज कैपेसिटर वोल्टेज, दिस इज C। ओके नाउ, तो इनिशियल हमारे पास ये टोटली अनचार्ज था, ठीक है, दिस इज 0, यहाँ कहीं पे 0 माइनस होगा, यहाँ कहीं पे 0 प्लस होगा। सो ये 0 प्लस तक तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, 0 प्लस के बाद ये धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट होगा, और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये अपनी फाइनल वैल्यू पे रीच कर लेगा। सेम इस वेव फॉर्म को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इंडक्टर पे हमने देख लिया है, सेम जस्ट यहाँ पे I की जगह क्या हो जाएगा, V, एंड व्हाट यू विल से दिस वैल्यू इज VC इनफाइनाइट। क्लियर, दिस विल बी द कैपेसिटर चार्जिंग। सेकेंड केस क्या हो सकता है, अब मैं थोड़ा सा केस को बदल रहा हूं, इस केस में करंट क्या होगा। सो इस केस में अगर आप करंट की बात करते हैं ICT, सो यहाँ पे आपको करंट क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द ICT। तो देखिए कैपेसिटर चार्ज हो रहा है मतलब वो ऐसे पैसिव एलिमेंट वर्क करेगा, इसका मतलब करंट और वोल्टेज का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों पॉजिटिव। तो आप देख के समझ सकते हैं कि कैपेसिटर अगर चार्ज हो रहा है मतलब किसी से कुछ ले रहा है, तो मतलब करंट और वोल्टेज का डायरेक्शन सेम होगा, और अगर कैपेसिटर किसी को कुछ दे रहा है, इसका मतलब करंट और वोल्टेज का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो दे रहा है मींस एनर्जी डिलीवर कर रहा है, और एनर्जी डिलीवर्ड मतलब प्रॉपर्टी कैसे फॉलो करेगा,
एक्टिव एलिमेंट के जैसे। एलिमेंट हमेशा ये पैसिव रहेगा, याद रखेंगे, कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि जब ये डिलीवर करता है तो एक्टिव। नो, एलिमेंट जैसा है वैसा का वैसा रहेगा ना। सो ये एक्चुअल में सोर्स नहीं है। एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है सोर्स। सोर्स का मतलब जो खुद से पावर जनरेट कर सकता है। ये जनरेट नहीं किया, ये स्टोर किया है। अकॉर्डिंग माय पॉइंट, आपने किसी से लिया, अपने पास स्टोर किया और आपने किसी को दे दिया, तो यू आर नॉट ए एक्टिव एलिमेंट। यू आर नॉट ए एक्टिव एलिमेंट, यू आर ऑलवेज ए पैसिव, क्योंकि आप अपने से जनरेट करके किसी को नहीं दे सकते। क्लियर दिस पॉइंट? सो हमेशा इंडक्टर कैपेसिटर विल बी एक्टिव, सॉरी, हमेशा इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल बी पैसिव एलिमेंट, कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, बट उसका बिहेवियर एक्टिव के जैसे हो सकता है, पैसिव के जैसे हो सकता है, जो स्टोर करता है। तो अगर वो किसी ले रहा है, दैट विल बी द पैसिव बिहेवियर, और किसी को दे रहा है तो एक्टिव बिहेवियर। तो जब एक्टिव बिहेवियर होगा, करंट और वोल्टेज का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और जब पैसिव बिहेवियर होगा, करंट और वोल्टेज का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। अब आपको समझ में आ चुका है ये। तो इस केस में करंट क्या मिलेगा, और आपको पता है लास्ट क्लास के वेवफॉर्म से, करंट आपका 0 होगा स्टडी स्टेट पे, आप सभी को पता है। इससे पहले स्टडी स्टेट होगा और इसके बाद स्टडी स्टेट होगा। यहां देखेंगे VCT 0 था, यहां कांस्टेंट है, बट करंट हमेशा 0 होगा, एंड इसके बाद भी करंट हमेशा 0 होगा। इसके बीच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप सीधा सीधा इसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। क्लियर है? और मैं इसे लिख लेता हूं 0। ठीक है, तो यहां आप ये बोल सकते हैं कि 0 माइनस और 0 प्लस पे सेम नहीं होता है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? हाउ यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। इसे हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखेंगे। इसको हम कुछ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से यहां तक 0 है, ठीक है, यहां से यहां तक 0 है। इसके बाद दिस वाज 0 माइनस, यहां कहीं पे 0 प्लस है, तो 0 प्लस पे एक्चुअल पे क्या होगा, ये 0 प्लस पे क्या होगा, ये आपका चेंज होगा लाइक दिस। क्लियर है? अगर कभी ऐसी कंफ्यूजन आ जाए 0 माइनस पे क्या होगा, 0 प्लस पे क्या होगा, तो दिस थिंग शुड बी क्लियर। 0 माइनस पे 0 है, बट 0 प्लस पे आपका कोई एम्पलीट्यूड है। क्लियर है? कोई वैल्यू है। तो इस केस में आप देखेंगे VCT एंड ICT इज इक्वल टू बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव। क्लियर है? सेकेंड केस, सेकेंड केस में लेता हूं जब डिस्चार्ज होता है, जब डिस्चार्ज होता है। सो उस केस में VCT आपको क्या मिलेगा, इसे आप बोल सकते हैं नॉर्मल चार्जिंग। आप इसे क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल चार्जिंग। क्लियर? दिस इज नॉर्मल चार्जिंग। ओके ना। अब अगर हम बात करते हैं डिस्चार्ज हो रहा है, तो पहले से कुछ था, यहां कहीं पे हम 0 माइनस ले लेते हैं, यहां कहीं पे 0 प्लस है। पहले से आपके पास कुछ वोल्टेज था, 0 प्लस तक सेम रहेगा, 0 माइनस 0 प्लस सेम होता है। इसके बाद ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, एंड इसके बाद 0, एंड दिस टाइम इज 5 टाउ सेकेंड, दिस टाइम इज 5 टाउ सेकेंड। सो यहां आपके पास VCT इज इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव। इस ग्राफ से आपको ये समझ में आ जाएगा। कभी कभी बच्चे 0 माइनस 0 प्लस पे, क्योंकि हम 0 पे ड्रॉ करते हैं ना ज्यादातर डायग्राम, इसलिए मैं 0 प्लस और 0 माइनस को थोड़ा सा अलग लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां आप देखेंगे 0 प्लस पे ये है, 0 माइनस पे आपका 0 था। क्लियर है ना? सो क्लियर इतना ना? सो यहां अगर हम ICT ड्रॉ करते हैं तो व्हाट यू विल गेट, व्हाट यू विल गेट ICT इन दिस केस। यहां आपको ICT क्या मिलेगा, क्या पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा। अब आपको पता है ये डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो करंट आपका निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ निगेटिव मिलेगा, तो थोड़ा हम इसे ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, ये नीचे मिलने वाला है। सो क्या मिलेगा आपको, यहाँ कहीं पे 0 माइनस है, यहाँ कहीं पे 0 प्लस है, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक तो कांस्टेंट है, 0 प्लस तक 0 ही रहेगा, एंड इसके बाद आगे 0 रहेगा, बट यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये यू विल गेट लाइक दिस। ऐसा कुछ आपको करंट की वेवफॉर्म मिलेगी। सो VCT पॉजिटिव है, बट ICT आपको क्या मिल जाएगी, नेगेटिव। क्यों मिल जाएगी, आपने एज्यूम किया करंट ये यहां जा रहा है, बट प्रैक्टिकली ये तो डिस्चार्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। तो डिस्चार्ज करेगा तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट, इसीलिए आपको करंट क्या मिल रही है, नेगेटिव। क्लियर है? दो केस। अब अगर हम बात करते हैं केस नंबर 3 की, केस नंबर 3 पे मैं एज्यूम करता हूं, फॉर एग्जांपल हमारा जो कैपेसिटर है वो पहले से चार्ज था, पहले से चार्ज था, यहाँ 0 माइनस होगा, यहाँ कहीं 0 प्लस होगा, पहले से चार्ज था किसी वोल्टेज से, कब तक, 0 प्लस तक, और चार्ज हो गया, इसके बाद और चार्ज हो गया लाइक दिस। कब तक होगा, 5 टाउ, इसके बाद कांस्टेंट, दिस टाइम इज नथिंग बट 5 टाउ सेकंड, एंड दिस इज t। क्लियर है? वैल्यू आपको समझ में आ रही है? ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज VC0। अब VC0 क्या है, 0 माइनस लिखें, 0 ले, 0 प्लस सेम है, बट यहां पे अगर आप IC0 की बात करते हैं तो क्या होगा, इसीलिए कभी भी IC0 की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जब भी हम IC पे बात करेंगे, IC या 0 माइनस की बात करेंगे या
जीरो प्लस की बात करेंगे, बट वीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो वीसी जीरो की भी बात कर सकता हूँ, जीरो प्लस की बात कर सकता हूँ, जीरो माइनस की बात कर सकता हूँ। यहाँ मैं आईसी जीरो की बात क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि हम एक्चुअल में इसे ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करके यहाँ से एक्चुअली चेंज कर देते हैं और हम यहाँ से ये मान के चलते हैं कि जीरो पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या ये कंटिन्यूअस है? नो, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है? और हम एक्चुअल में इसे कहां पे एज्यूम करते हैं? जीरो पे। तो कभी भी करंट हम यहाँ पे जीरो पे बात करेंगे ही नहीं, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बट जीरो प्लस पे अगर मैं बोलूं तो एग्जैक्टली दिस वैल्यू हो गई। ऐसा नहीं कि जीरो प्लस पे डिसकंटिन्यूअस है, नो, जीरो प्लस पे एग्जैक्टली ये वैल्यू है। तो ये एक्चुअल पे कहां से आया हमें नहीं पता, यहां से जीरो माइनस से जीरो प्लस के बीच ये वैल्यू आपकी चेंज हुई है। क्लियर माई पॉइंट? सो बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया है। जीरो प्लस में अगर कोई पूछता है, यू कैन नॉट से दिस इज डिसकंटिन्यूअस, दिस विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर है? सो नाउ अब हम यहाँ बात करते हैं, ये क्या कंटिन्यूअस है? यस, हमेशा कंटिन्यूअस है। सो जीरो प्लस तक आपका कांस्टेंट होगा, फिर ये चार्ज होगा। तो यहाँ आप देखेंगे फिर से VCT इज इक्वल टू क्या है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। ये चार्जिंग केस है। नाउ अगर हम इसका करंट ड्रॉ करते हैं इस केस में, तो चार्जिंग केस में करंट क्या होगा? चार्जिंग केस में करंट आपको पता है क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सबसे पहले देखेंगे चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग केस में पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यहां से यहां तक करंट जीरो है, तो हम जीरो प्लस तक ले लेते हैं, जीरो एंड दिस इज जीरो माइनस, यहाँ कहीं पे 5 टाउ होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? जीरो। क्लियर है इतना? नाउ ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, सो जीरो प्लस पे यू विल गेट लाइक दिस एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करेंट। क्लियर है? नाउ तो तीनों केस क्लियर। यहाँ पे आपका आईसीटी क्या हो जाएगा? आईसीटी इज इक्वल टू पॉजिटिव। सो इसे आप नाम दे सकते हैं नॉर्मल चार्जिंग। क्या आप नाम दे सकते हैं? नॉर्मल चार्जिंग। एक को आप स्टैंडर्ड बोल दीजिए, एक को नॉर्मल, किसी को कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है? सो एक पहले जीरो था, चार्ज हुआ, और एक पहले से कुछ था और चार्ज हो गया, तो एक को नॉर्मल चार्जिंग बोल दीजिए, एक को स्टैंडर्ड चार्जिंग बोल दीजिए। इतना क्लियर? तो सबसे पहले आपको बिहेवियर चेक करना होता है कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर है? अब अगर हम लास्ट केस की बात करें, क्लियर? ये तीन केसेस, एक केस और यहाँ पे पॉसिबल था कि पहले से चार्ज है और t इक्वल टू जीरो पे जब आपने स्विच को मूव किया, उसके बाद क्या हुआ वहां पे, उसके बाद क्या हुआ? डिस्चार्ज हो गया, बट जीरो तक डिस्चार्ज नहीं हुआ। केस नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं, केस नंबर अगर 4 की बात करते हैं, दिस इज t एंड दिस इज VCT, पहले से चार्ज था। क्लियर? कहां तक? जीरो माइनस, और जीरो प्लस तक वोल्टेज तो सेम होगा, तो जीरो प्लस तक ही कांस्टेंट होगा। नाउ इसके बाद क्या हो रहा है आपका? ये डिस्चार्ज हो रहा है, दिस इज स्टिल 5 टाउ सेकेंड, दिस इज स्टिल 5 टाउ सेकेंड, तो दिस विल बी योर वेव फॉर्म, दिस विल बी योर वेव फॉर्म लाइक दिस। क्लियर है? सो यहां आप देखेंगे, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया ना, हम पूरा डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज करेक्ट दिस। हम इसे कहां तक डिस्चार्ज कर रहे हैं? इस टाइम तक, और इसके बाद ये कांस्टेंट होगा लाइक दिस। क्लियर है? तो समझ लीजिए एक फैन है, अभी जो स्पीड थी आपने स्पीड को कम की बट जीरो नहीं किया। क्लियर है? इस केस में VCT आपको क्या मिलेगा? VCT इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो VCT तो चारों ही केस में पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव होगा एंड इंडक्टर का करंट हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है? बट अगर आप इसका करंट ड्रॉ करते हैं तो डिस्चार्जिंग केस है, डिस्चार्जिंग केस में करंट डेफिनेटली क्या मिलने वाला है आपको? निगेटिव मिलने वाला है। तो इसे थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं लाइक दिस, दिस इज T एंड दिस इज करंट ICT। सो करंट आपका क्या होगा? आपको पता है यहां से यहां तक तो जीरो होगा, जीरो प्लस तक जीरो होगा, 5 टाउ से आगे जीरो होगा, और ये निगेटिव है, तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। क्लियर है? दिस टाइम इज जीरो माइनस एंड दिस टाइम इज जीरो प्लस, लिख सकते हैं। और मैंने बोला ICT जीरो पे बात हम नहीं करेंगे। क्लियर है? जीरो प्लस हमेशा बोला जाएगा। क्लियर है इतना? अगर कोई बोलता है जीरो तो वो उनकी मिस्टेक्स है, क्योंकि जीरो पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा, तो आपको या तो जीरो प्लस पूछना चाहिए या तो जीरो माइनस। तो IITians या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट या कोई अच्छे टीचर कभी भी यहाँ ये गलती नहीं करते हैं। क्लियर है? सो चारों केसेस आप सभी को क्लियर है? ओके नाउ सो आई होप कि कैपेसिटर का लाप्लास रिप्रेजेंटेशन, कैपेसिटर का बिहेवियर, इंडक्टर का लाप्लास रिप्रेजेंटेशन, इंडक्टर का बिहेवियर आप सभी को क्लियर होगा। ओके, सो इंडक्टर एंड कैपेसिटर जितना अभी मैंने बेसिक बताया है इतने में आपको स्ट्रांग होना है। ठीक है? और मैं प्रॉमिस करता हूं आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? अगर आप बोर होके चले जाएंगे, अगर आप बोर होके चले जाएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है? तो आपको मेरी एक एक बातें सुनना है,
कॉपी में नोट करना है, प्रॉपर समझना है, फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वेट कीजिए अभी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो आई होप यहां तक सभी को क्लियर है ना। अब आप देखेंगे कि इस स्विच को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, ये मैंने पहले भी बताया था। एक आपके पास नेटवर्क है, हमारे पास एक नेटवर्क है, यहां हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है। यहां हम एक स्विच लगा देते हैं लाइक दिस। क्लियर, ये स्विच आपका एक केस में क्लोज होगा, मींस ये चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। दिस इज स्विच जब भी क्लोज होता है मींस इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 0, और यहाँ स्विच का नाम एस ऐसा लिखा जाता है। इस वोल्टेज सोर्स को मैंने डीसी लिया ये भी, तो अभी हम डीसी सोर्स की बात करेंगे शुरू पे, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि डीसी सोर्स हमने लिया, हमने कुछ सॉल्व किया, अब अगर सोर्स को चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस होगा। सेकेंड केस क्या हो सकता है हमारा, सेकेंड केस यहाँ पे आपने ये नेटवर्क लिया और हमने यहाँ पे एक सोर्स लिया, और यहाँ आपका जो स्विच है ये पहले से कनेक्टेड था, एंड टी इज इक्वल टू 0 पे आप क्या कर रहे हैं, इसे ओपन कर रहे हैं। ऐसा आप टी इज इक्वल टू 0 को यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो नीचे वाला डायग्राम डिस्चार्जिंग का है, ऊपर वाला चार्ज डायग्राम पे क्या होगा, चार्जिंग, ठीक है। कितना क्लियर है सभी को ना। सो अब अगर मैं आपसे बात करता हूं एक सिंपल, अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे ये वाला केस। तो यहाँ पे t इज ग्रेटर देन 0 पे सोर्स हट जाएगा और ये नेटवर्क क्या बचेगा, सो फॉर t ग्रेटर देन 0, तो ये नेटवर्क फॉर t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा, दिस इज सोर्स फ्री, मैं लिख सकता हूं सोर्स फ्री नेटवर्क, बोले लिख सकते हैं। तो पहले आपने चार्ज करके रखा, उसके अंदर L है या C है या दोनों है, और t इक्वल टू 0 पे आपने सोर्स को हटा दिया, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। ये डिस्चार्जिंग एलिमेंट होना चाहिए, मींस रजिस्टर होना चाहिए। सो t ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, सोर्स फ्री नेटवर्क। और पहला वाला केस फॉर t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे क्या होगा, विथ अ सोर्स नेटवर्क, विथ अ सोर्स नेटवर्क लिख सकते हैं। और यहाँ पे दो केसेस बन सकते थे कि पहले से कुछ चार्ज था, आपने और चार्ज कर दिया बाद में, ठीक है। और यहाँ पे एक और केस बन सकता है, पहले से चार्ज था, आपने डिस्चार्ज कर दिया, बट वो दोनों केस को हम इसके बीच में लेके चलेंगे। तो अभी हम इसको दो केस में ही डिवाइड कर रहे हैं, एक केस चार्जिंग और एक केस डिस्चार्जिंग। तो एक नॉर्मल चार्जिंग हो सकता है, एक स्टैंडर्ड चार्जिंग, एक नॉर्मल डिस्चार्जिंग, एक स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग। तो हमें बात करना है यहाँ पे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की, क्लियर। सो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सोर्स फ्री नेटवर्क। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सोर्स फ्री नेटवर्क, क्लियर है। सो मैंने आपने देखा होगा बहुत जगह मैंने 5 टाउ लिखा है, ठीक है। अब हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये टाउ होता क्या है। मैंने बोला है आपको टाउ, ठीक है। और टाउ मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ई रेस टू पावर एक्सपोनेंशियल ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ एंड ई रेस टू पावर माइनस 5 टाउ बाय टाउ, ई रेस टू पावर -5 की वैल्यू नियर अबाउट क्या होती है, 0। नियर अबाउट क्या होती है, 0 पॉइंट समथिंग, हम उसे क्या मान लेते हैं, 0। इसीलिए हम हमारा ट्रांजिएंट टाइम, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिएंट टाइम, ये डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी की सर्किट है, बट आरएल और आरसी सर्किट में ट्रांजिएंट टाइम हमेशा कितना होगा, 5 टाउ सेकेंड, कितना होगा। सो ट्रांजिएंट ड्यूरेशन अगर आपसे कोई पूछता है, ट्रांजिएंट ड्यूरेशन इन आरएल एंड आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, ये कितना होगा, आप हमेशा बोलेंगे 5 टाउ, क्योंकि यहां आपने वेव फॉर्म से देखा चारों ही केस में कितना ड्यूरेशन था, एक्सपोनेंशियल। तो मतलब ये पता है सिग्नल एक्सपोनेंशियल है, और अगर एक्सपोनेंशियल सिग्नल है तो 5 टाउ सेकेंड पे वो अपना कंप्लीट चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो नॉर्मल चार्जिंग हो या स्टैंडर्ड चार्जिंग हो, या नॉर्मल डिस्चार्जिंग हो या स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग हो, तो किसी भी टाइम से अगर एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल अपनी फाइनल वैल्यू तक जाता है तो कितना टाइम लगता है, 5 टाउ। अब ये टाउ क्या होगा, टाउ को आपने बोला टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, टाउ को आपने बोला टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट। तो आरएल सर्किट के लिए टाउ क्या होगा एंड आरसी सर्किट के लिए टाउ क्या होगा, हमें ये निकालना है। टाउ फॉर आरएल सर्किट एंड टाउ फॉर आरसी सर्किट। सो आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट का टाउ क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकाले, तो चलिए देखते हैं। इतना क्लियर है सभी को ना। सो इस नेटवर्क का अगर आपसे कभी टाइम कांस्टेंट पूछा जाए आरएल या आरसी, तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। अभी एक फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। सो देखेंगे, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं एक सोर्स फ्री आरएल सर्किट, सोर्स फ्री आरएल सर्किट, क्लियर है हमारा फर्स्ट टॉपिक, दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक।
इसका मतलब आपको मैंने क्वेश्चन फिक्स कर दिए यहाँ पे, ठीक है, कि मैं कौन सा भी टॉपिक लेने वाला हूँ, ये वाला टॉपिक। मतलब जहां पे क्वेश्चंस क्या होंगे, एक आरएल सर्किट होगा और पहले से वो चार्ज होगा और 0 पे आपने स्विच को हटा दिया, सो क्या हो जाएगा, अब आपका इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। तो पहले मैंने लिया सोर्स फ्री आरएल सर्किट। इसका मतलब क्या है, यहाँ एक आरएल सर्किट है, दिस इज आरएल सर्किट, और यहाँ आपने एक सप्लाई लगाई हुई थी लाइक दिस इज वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। सप्लाई हमेशा हमारी क्या होती है, वोल्टेज होती है, इसलिए हम वोल्टेज यूज करते हैं। करंट यूज करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा, आगे हम इसकी भी बात करेंगे। सो यहाँ आपने क्या किया, t इज ग्रेटर और t इज इक्वल टू 0 पे आपने स्विच ओपन कर दिया। तो अब इस एक RL को मैं ड्रॉ करता हूँ। हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे R हो, बहुत सारे L हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, सब R का इक्विवेलेंट निकालूंगा, सब L का इक्विवेलेंट निकालूंगा, तो एक R और एक L बचेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर इसके अंदर एक R और एक L बचता है, सो अगर हम बात करते हैं, एक आपके पास R है, ठीक है, एक आपके पास R है, ठीक है, इसे हम ऐसा मान सकते हैं, देखेंगे ये RL सर्किट, ये आपके पास एक वोल्टेज है लाइक दिस, यहां हमने एक स्विच लगाया, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है। क्लियर है? अगर आप ऐसा करते हैं और t इक्वल टू 0 पे स्विच को ओपन कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्किट हम यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ नहीं लगा सकते, मैंने रेजिस्टेंस यहाँ लगाया है, ठीक है। नाउ अब ये आपका स्विच है और आपने t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को आपने ओपन किया है। दिस वैल्यू इज R एंड दिस इज L। ये R और L कहां से आया, उस सर्किट में बहुत सारे R है, बहुत सारे L है, मैंने सब का इक्विवेलेंट निकाल लिया R और L, ठीक है। तो t ग्रेटर देन 0 पे सर्किट क्या होगी, t ग्रेटर देन 0 पे क्या होगी सर्किट, ये स्विच आपका ओपन हो जाएगा एंड यू विल गेट वन RL सर्किट। तो उस सर्किट में एक R होगा और एक L होगा, बहुत सारे R और बहुत सारे L भी हो सकते थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सभी R का इक्विवेलेंट निकाला, सभी L का इक्विवेलेंट निकाला और सिंगल R और सिंगल L में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कभी कभी इन दोनों को सिंगल निकालना पॉसिबल नहीं होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये सर्किट होगी। अब ये पहले से स्विच कनेक्टेड था, इसका मतलब इंडक्टर क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। सो आप देखेंगे कि अगर ये पहले से कनेक्टेड था, अगर ये पहले से कनेक्टेड था, एक्चुअल में ये सर्किट नहीं है ना, मैंने जैसा आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि यहां से मैं करंट नहीं निकालूंगा, मैं आपको करंट डायरेक्टली दे दूंगा, ठीक है। तो पहले से इंडक्टर चार्ज था मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूं करंट, इनिशियल करंट I0। सो पहला काम क्या होगा, एग्जामिनर या तो I0 हमें दे देंगे या हम निकालेंगे, या हम सर्किट से निकालेंगे, ठीक है, कि इसने 0 तक कितना करंट स्टोर किया है, ठीक है, इसने 0 तक कितना करंट स्टोर किया है। अब आप देखेंगे यहाँ का जो वोल्टेज होगा, आप इसे क्या बोल सकते हैं, VLT बोल सकते हैं, और यहाँ जो इंडक्टर में करंट जाएगा ILT। याद रखेंगे इंडक्टर का वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन फिक्स होता है, जो फार्मूला हमने डिराइव किया है, तो आप यही एज्यूम करेंगे, एज्यूम दूसरा नहीं करेंगे हमेशा, चाहे आंसर नेगेटिव आ जाए तो हमेशा ये प्लस माइनस होगा और करंट कहां से एंटर करेगा, प्लस से। अगर आप इस रजिस्टर के करंट को यहां बोलते हैं IRT, क्लियर, और रजिस्टर के आप वोल्टेज को एज्यूम कर लेते हैं VRT, ठीक है, VRT, क्लियर है। सो यहाँ पे इंडक्टर का करंट और वोल्टेज, रजिस्टर का करंट या वोल्टेज, यहाँ पे 4 पैरामीटर हो सकते हैं, कुछ भी आपसे निकालने को बोला जा सकता है, क्लियर है इतना, यहाँ आपसे कुछ भी निकालने को बोला जा सकता है, क्लियर नाउ। सो अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, आप चाहे तो इस करंट को इसके पैरेलल पे ड्रॉ कर सकते हैं। करंट आया कहां से, ये हमें या तो दिया होगा या तो हम निकालेंगे, ठीक है। अभी हम एक जस्ट बेसिक डेरिवेशन निकाल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक RL सर्किट है जो पहले से चार्ज है, 0 पे आपने स्विच को ओपन कर दिया, तो इसके अंदर जितने R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट को आपने रखा है, तो एक R और एक L आपको मिल गया, ठीक है। अब इसके करंट और वोल्टेज का फार्मूला क्या होगा। सो कभी भी अगर हमें सोर्स फ्री RL सर्किट मिलती है, कभी भी सोर्स फ्री RL सर्किट मिलती है, तो हाउ वी कैन सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले याद रखेंगे RL सर्किट में आप एक वैल्यू निकालेंगे, इंडक्टर करंट, कुछ भी पूछा जाए, यहाँ पे 4 वैल्यू थी आपके पास, पूछा कुछ भी जाए, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंडक्टर करंट। तो मेरे को यहाँ एक इक्वेशन चाहिए, किस फॉर्म पे, इंडक्टर करंट के फॉर्म पे, किस फॉर्म पे, इंडक्टर करंट के फॉर्म पे, क्लियर है। आपके पास वोल्टेज भी है, करंट भी है। अब आप यहाँ KCL लगा लीजिए, KVL लगा लीजिए, बट आपके दिमाग में गोल क्लियर होना चाहिए कि आपका जो इक्वेशन मिलेगा वो किस फॉर्म पे मिलना चाहिए, इंडक्टर करंट के फॉर्म पे। तो आप क्या कर सकते थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप KCL लगाइए, KVL लगाइए, आपकी इच्छा है। तो IL और IR दोनों सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ IL
आउटगोइंग आई आर, आई एल प्लस आई आर इजिकल टू 0 या आई एल इजिकल टू माइनस आई आर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर वी एल को आप लिख सकते हैं वी एल इजिकल टू आई आर इंटू आर लिख सकते हैं, वी एल इजिकल टू आई आर इंटू आर, और आई आर क्या है माइनस आई एल, बट वी एल का मुझे फार्मूला नहीं चाहिए, मुझे आई एल का ही चाहिए। सो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे एक आई एल के टर्म पे वैल्यू लिखना है, तो क्या हो जाएगा, को बहुत सारे तरीके हैं। तो आप एक सिंपल लिख सकते थे आई आर इजिकल टू माइनस आई एल, तो आई एल टी इज इक्वल टू माइनस आई आर टी, आप ये भी लिख सकते थे। अब आई आर टी को क्या लिख सकते हैं, वी एल टी या वी आर टी अपान आर, तो आई आर टी को आप क्या लिख सकते हैं, वी आर टी अपान आर, और वी आर टी क्या है, वी एल टी अपान आर लिख सकते हैं ऐसा। क्लियर है, और माइनस था आपके पास, तो दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस। क्लियर, वी एल को क्या लिख सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी, वी एल क्या है आपके पास, एल डी आई बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा, दिस इज आई एल टी इज इक्वल टू माइनस वन अपान आर एल डी आई एल टी बाई डी टी। आप देखेंगे पूरा इक्वेशन किस फॉर्म पे है, पूरा का पूरा इक्वेशन आई एल के फॉर्म पे, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी आई एल टी बाई डी टी, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, इसको राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम इसे आर को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और एल को, तो क्या हो जाएगा आर बाय एल, तो इसे मैं हटा सकता हूँ, यहाँ क्या मिल जाएगा आर बाय एल, और ये आपका निगेटिव लिख सकते हैं ऐसा, और इसे आप एक साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी आई एल टी बाई डी टी प्लस आर बाय एल आई एल टी इज इक्वल टू 0। क्लियर है, और भी दूसरे तरीके से आप लिख सकते थे, वी एल टी इज इक्वल टू वी आर टी इज इक्वल टू आई आर इंटू आर, आई आर इज इक्वल टू माइनस आई एल, एंड वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, कैसे भी, ये तो बहुत छोटी सी सर्किट है, केवीएल केसीएल नॉर्मल आप लिख सकते हैं, तो जस्ट किसी भी फॉर्म पे, बट गोल क्लियर होना चाहिए, मुझे इक्वेशन क्या निकालना है। तो मुझे एक इक्वेशन मिल गया, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर है। तो याद रखेंगे कभी भी किसी सर्किट में अगर इंडक्टर रेजिस्टिव या इंडक्टिव सर्किट है तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, अब यहाँ पे आर और एल कांस्टेंट है या नहीं, कांस्टेंट है। सो आर और एल अगर कांस्टेंट है तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर है या नहीं है, याद रखेंगे आरएलसी सर्किट विल ऑलवेज गिव लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आरएलसी आर द लीनियर एलिमेंट, तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे, आरएलसी सर्किट हमेशा क्या देगी आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, तो ये तो क्लियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा अगर किसी सर्किट में रजिस्टर और इंडक्टर है। अभी मैं एक इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, सो फर्स्ट ऑर्डर होगा, अगर आर एल है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, आर एल सी है तो सेकंड ऑर्डर होगा। मैं सिंगल इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर आर और एल है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं इसे, फर्स्ट ऑर्डर, और सिमिलरली आर और सी है, या तो आर एल है या आर सी है, सिंगल आर और सिंगल एल, सॉरी सिंगल एल और सिंगल सी, अगर आर एल सी है तो क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। ये आप सभी को क्लियर है। अब अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करता हूं, अगर आर एल सी कॉन्स्टेंट है, जनरली तो कॉन्स्टेंट ही होगा, ये आपका क्या है फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर होगा। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं आर एल और सी अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा ये केस में, कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली यहाँ पे बच्चे स्टक करते हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट, दिस इज कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल, लीनियर हमेशा होगा आरएलसी सर्किट है तो। अब आप देखेंगे आरएलसी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, आरएल या आरसी है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, आरएलसी है तो सेकंड ऑर्डर होगा। एक से ज्यादा इंडक्टर है और एक से ज्यादा कैपेसिटर है तो आप उसे सेकंड ऑर्डर बोल सकते हैं, बट वहां पे अब चीजें चेंज होनी चालू हो जाएंगी। ठीक है, कभी कभी दो इंडक्टर होगा तो हम क्या बोलेंगे, दो कैपेसिटर होगा तो क्या बोलेंगे, तो अभी हम वहां ऑर्डर की बात नहीं करते हैं, हम सीधा सीधा प्रॉब्लम पे अप्रोच चेक करेंगे कि हाउ यू कैन सॉल्व। क्लियर है इतना, सो ये आपको क्लियर है कि आर और एल अगर कांस्टेंट है, एल और सी को मैं कभी भी टाइम का फंक्शन नहीं लूंगा, इफ आर अगर यहाँ टाइम का फंक्शन है, आर इसका मतलब नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। तो अगर गलती से आपको कभी आर टाइम का फंक्शन दे दिया जाए, इस केस में आपका दिस इज कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। सो जनरली बच्चे क्या करते हैं, अभी हम जितना भी डेरिवेशन करेंगे उसमें हम आर और एल को कांस्टेंट लेके करेंगे, बट अगर गलती से एग्जाम पे आपको आर वेरिएबल दे दिया फंक्शन ऑफ टाइम, तो उस केस में आप अभी जो डेरिवेशन निकालेंगे वो नहीं लगाएंगे, सब कुछ चीजें वहां चेंज हो जाएंगी। क्लियर है इतना, रेडी। तो इफ आर
is not constant, then this is not a constant, this is not a constant coefficient. तो यहां जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा कोफिशिएंट, वो आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। क्लियर है? तो चलिए इसका सॉल्यूशन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका रूट्स अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, d प्लस आर बाई एल, तो रूट आपको मिल जाएगा माइनस आर बाई एल। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, इसका मैं डायरेक्टली लिखूं, मैंने आप सभी को बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? सो अगर हम यहाँ आपका आउटपुट क्या है, ILT है वेरिएबल, तो ILT मिल जाएगा। ILT क्या मिल जाएगा, के ई रेज़ टू पावर, एंड रूट्स क्या होगा, आप कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे मेथड है, ये तो बहुत सिंपल है बिकॉज ये जीरो है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, d प्लस आर बाई एल इज इक्वल टू जीरो। तो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस आर बाई एल, सिंगल रूट है और रूट क्या है, माइनस आर बाई एल। तो अगर सिंगल रूट होता है तो सॉल्यूशन क्या होता है, के ई रेज़ टू पावर, के ई रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, रूट इंटू टी। तो के ई रेज़ टू पावर अल्फा एक ही रूट है यहाँ, और रूट क्या है, माइनस आर बाई एल, तो क्या हो जाएगा, के ई रेज़ टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। क्लियर? ये कहां से है, और याद रखेंगे जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, यहाँ पे ये आंसर वैलिड कब है, t ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के लिए। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो सॉल्यूशन आपका मिल रहा है, दिस आंसर इज वैलिड फॉर t ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, जीरो के पहले के लिए ये आंसर वैलिड नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप जब भी ये लिखेंगे, इसके आगे हमेशा ये लिखने की हैबिट बनाएंगे। क्लियर है इतना ना? सो इस वैल्यू को मैं और क्या लिख सकता हूं, देखेंगे, ILT को मैं लिखता हूं के ई रेज़ टू पावर, ठीक है चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, मुझे यहाँ पे k निकालना है, तो k कैसे निकालेंगे, एट t इज इक्वल टू जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, दिस इज IL0 इज इक्वल टू, दिस इज k ई रेज़ टू पावर जीरो इज 1, सो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL0। अब आपके मन पे एक डाउट आएगा, सर ये जीरो माइनस होगा, जीरो प्लस होगा कि जीरो होगा, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इंडक्टर अगर किसी सर्किट पे है तो आप क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। क्यों? आपको पता है IL0 इज इक्वल टू IL0 माइनस इज इक्वल टू IL0 प्लस, आप जीरो माइनस लें यहाँ जीरो लें, जीरो प्लस, आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो इक्वेशन है ये t ग्रेटर देन जीरो के लिए वैलिड है, इसका मतलब मैं यहाँ जीरो माइनस तो पुट नहीं कर सकता था, इसका मतलब मैं एट टी इक्वल टू जीरो माइनस नहीं लगा सकता। क्यों? ये जो इक्वेशन जीरो माइनस पे वैलिड नहीं है, तो या तो आप यहाँ जीरो पुट करते या तो जीरो प्लस पुट करते। सो अगर आप जीरो पुट करते तो IL0 लिखते एंड जीरो प्लस पुट करते IL0 प्लस। अब आपको पता है इंडक्टर करंट तो जीरो माइनस से लेके जीरो प्लस तक क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए मैंने बोला था ये इक्वेशन आप हमेशा किसके लिए निकालेंगे, जो वैल्यू जीरो माइनस और जीरो प्लस पे सेम होती है, अदरवाइज आप यहाँ पे गलत आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर माय पॉइंट? तो इंडक्टिव सर्किट पे आप किसको टारगेट रखेंगे, इंडक्टर के करंट को। क्लियर है? तो ये हमें मिल गया, और ये वैल्यू आपने कितना बोला था, देखेंगे I0, इसको आपने लिखा था I0, लिख सकते हैं। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, इंडक्टर करंट आपको मिल गया, दैट इज I0 e raised to power minus r by l into t, and this answer is valid for t greater than or equal to 0। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को ऐसा भी लिख सकते हैं, इंडक्टर करंट इज इक्वल टू I0 e raised to power minus t upon tau and t greater than 0। This is the solution। सो आपसे कभी भी किसी भी सोर्स फ्री RL सर्किट में अगर इंडक्टर करंट पूछा जाता है तो डायरेक्टली लिख दीजिए I0 माइनस टी बाय टाउ। क्लियर है? अब यहाँ टाउ क्या है, तो टाउ आपको मिल गया L अपान R, ये आपका हो चुका है। सो आपको यहाँ से टाउ मिल चुका है, टाउ आपको क्या मिल चुका है, L बाय R। सो टाउ हमें मिल चुका है, टाउ इज इक्वल टू L अपान R। अब मैंने बोला अगर इस सर्किट में बहुत सारे L और बहुत सारे R हैं तो आप क्या करेंगे, सबका इक्विवेलेंट। तो टाउ एग्जैक्टली क्या हो जाता है, L इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। अगर आपने L इक्विवेलेंट निकाला तो कभी कभी ये नहीं निकल पाएगा, एक से ज्यादा इंडक्टर है तो कभी कभी नहीं निकल पाएगा। तो आप अगर एक इंडक्टर है तो क्या लिखेंगे, L अपान R इक्विवेलेंट। तो ये डिपेंड करता है कि आप L, अगर एक L है तो आपके लिए इशू नहीं है, एक L है तो R इक्विवेलेंट तो निकलेगा, क्योंकि उस L को हटाएंगे तो बाकी तो रजिस्टर होगा, तो उस सर्किट में हमेशा पॉसिबल है। सो यहाँ पे टाउ निकालना इस केस में 100% हमेशा पॉसिबल है, एक L और बहुत सारे R है। इस केस में आपका हमेशा पॉसिबल है, एक L और एक R। इस केस में टाउ निकालना यहाँ पॉसिबल भी है और नहीं भी है, तो कभी कभी निकल पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। क्लियर माय पॉइंट? बट आपको मोस्टली क्वेश्चन सिंगल L के ही मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए इतना क्लियर है। तो कभी भी हमें RL सर्किट मिलती है तो आपको क्या करना है, इनिशियल करंट चाहिए और टाउ चाहिए, दो वैल्यू चाहिए,
इंडक्टर का करंट मिल जाएगा। अगर इस वेव फॉर्म को ड्रॉ करते हैं, आपको तो वेव फॉर्म पहले ही पता था, अगर एक इंडक्टर करंट ये आपका ड्रॉ करते हैं और ये डिस्चार्जिंग केस है, तो पहले से यहाँ पे कितना करंट था, 0, आप इसे 0 प्लस तक लेंगे और उसके बाद ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, उसके बाद 0। क्लियर, दिस वैल्यू इज 0 प्लस, दिस वैल्यू इज 0 माइनस, दिस वैल्यू इज 0 एंड दिस वैल्यू इज 5 टाउ, एंड टाउ कितना है आपका, L अपॉन R, तो दिस इज नथिंग बट 5 इंटू L अपॉन R। तो अगर आप यहाँ पे 5 पुट करते हैं, t इज इक्वल टू 5 टाउ, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू आपको किसके बराबर मिलेगी, 0 के बराबर। क्लियर है, तो वेव फॉर्म तो हमें पहले से ही पता था कैसा मिलेगी। अब आपको इसका वैल्यू एग्जैक्टली पता चल गया, इसका स्लोप क्या होगा। क्लियर है, क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, एल और आर पे। तो आप स्लोप कम ज्यादा कर सकते हैं, स्लोप आप कम ज्यादा कर सकते हैं, कैसे, एल और आर को वेरी करके, एल और आर को वेरी करके। क्लियर है, एल और आर को वेरी करके। तो चलिए, अब आपको किसी भी सर्किट में क्या निकालना है, ये I0 निकालना है और टाउ निकालना है, इंडक्टर करंट मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पे कैपेसिटर सॉरी इंडक्टर आपको वोल्टेज निकालना होता, अब आप वोल्टेज निकालेंगे, VLT क्या हो जाएगा, L DILT बाई dt। अब निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, L, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, I0 कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लेता हूँ, L इंटू I0। व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, हम ऊपर से करते हैं डिफ्रेंसिएशन, क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, माइनस आर बाई एल इंटू माइनस आर बाई एल ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, एंड दिस आंसर इज ऑल्सो वैलिड फॉर टी ग्रेटर देन 0। यहाँ से आप देखेंगे एल और एल कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस आर इंटू I0 ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, एंड दिस आंसर इज वैलिड फॉर टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस विल बी द आंसर। क्लियर, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली हमें पता है नेगेटिव होगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग केस है। अब आप यहां से VRT निकाल सकते थे, VRT आपके पास क्या था, VLT बराबर था दोनों, और अगर आपको यहाँ से IRT निकालना था, तो IRT क्या हो जाएगा आपको पता है, माइनस ऑफ ILT। सो सभी वैल्यू निकल जाएगी, बट सबसे पहले आपको किसको टारगेट करना है, इंडक्टर के करंट को। क्लियर है, किसको टारगेट करना है, इंडक्टर के करंट को। आसान है। अगर यहाँ पे R वेरिएबल हो जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वेरिएबल हो जाता, तो ये सॉल्यूशन आप ऐसा नहीं लिख सकते थे, ऐसा नहीं लिख सकते थे। क्लियर है, ऐसा नहीं लिख सकते थे। क्लियर दिस पॉइंट ना। अब अगर इसी चीज को आपको लाप्लास से सॉल्व करना था, ये सेम डेरिवेशन अगर आपको, मैंने बोला था लाप्लास, बट यहाँ लाप्लास नहीं लगाएंगे, क्यों, यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं है, और ये टाइम टेकन है नहीं है, तो यहाँ लाप्लास में जाने की नीड नहीं है। बट क्या हम इसे लाप्लास से सॉल्व कर सकते थे, यस, हम इसे लाप्लास से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, चलिए देखते हैं, क्या हम इसे लाप्लास से सॉल्व कर सकते हैं, यस, डेफिनेटली हम इसे लाप्लास से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो चलिए देखते हैं लाप्लास से। आपके पास सर्किट थी, एक रजिस्टर था और हमारे पास एक इंडक्टर था, तो लाप्लास में सबसे पहले आप इसे रिप्लेस करेंगे लाप्लास डोमेन पे। तो आपको सर्किट याद है, ये L था, LS हो जाएगा, ये I0 था, और ये वोल्टेज सोर्स बनता है, आपको पता है माइनस प्लस, और क्या होता है LI0, क्या होता है ये आपका LI0, ये आपको याद होना चाहिए, एंड दिस R विल बी R। क्लियर है, आप यहां फिर से क्या निकालेंगे, इंडक्टर का करंट। ठीक है, यहां जो करंट फ्लो हो रहा है, मैं उसे लिख सकता हूं IL ऑफ S, लिख सकते हैं, और यहां से यहां तक का जो वोल्टेज है वो VL ऑफ S है। तो हम पहले ILS निकाल लेते हैं और वहां से ILT निकाल लेंगे, बाकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, यहाँ चलिए फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो दिस इज नथिंग बट VLS, और यही वैल्यू यहाँ क्या है, VRS, तो ये दोनों तो सेम है। यहाँ जो करंट है आप चाहे तो उसे क्या लिख सकते हैं, IRS लिख सकते हैं। तो ILS क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे KVL लगा दीजिए, तो KVL लगा देते हैं, तो चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ILS यहाँ से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, R इंटू ILS पॉजिटिव होगा, क्योंकि ILS का डायरेक्शन ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, क्या हो जाएगा, R इंटू ILS प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, LS इंटू ILS लिख सकते हैं, एंड माइनस ऑफ LI0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ILS को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो व्हाट यू विल गेट, ILS और ब्रैकेट में क्या बचेगा, R प्लस LS इज इक्वल टू, इसको राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं, L इंटू I0, इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ILS इज इक्वल टू L इंटू I0 डिवाइड बाय R प्लस LS। इसे अगर हम L कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, I0 अपान S प्लस R बाय L। क्लियर है, और अगर आप इसका इनवर्स लाप्लास निकालते हैं, तो इसका इनवर्स लाप्लास आप सभी को आना चाहिए, क्या हो जाएगा, 1 अपान S प्लस अल्फा ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी।
क्या हो जाएगा, एंड अल्फा कितना है, माइनस आर बाय एल टी। एंड याद रखेंगे दिस आंसर, जब भी हम इनवर्स लाप्लास निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक यूटी लिखते हैं, क्योंकि ये हमेशा यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। अब आप इस यूटी को अगर हटाते हैं तो आई एल टी क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट आई जीरो ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल टी, एंड दिस आंसर वी हेल्ड फॉर टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। क्लियर है। अब आप चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, आई एल टी इज इक्वल टू आई जीरो ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, एंड दिस आंसर वैलिड फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। सेम आंसर। ठीक है, आप चाहे यहाँ आई एल एस मिल चुका था, यहां से आप वी एल एस निकाल सकते, तो वी एल एस यहाँ का वोल्टेज नहीं होगा, यहां से लेके यहां तक का पूरा वोल्टेज VLS होगा। तो अगर आप यहां से VLS लाप्लास से ही निकालने की कोशिश करते हैं तो VLS क्या हो जाएगा, दिस ड्रॉप। तो ILS इंटू LS, तो ILS आपका कहाँ गया, ILS में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, LS का। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस ड्रॉप इज इक्वल टू ILS इंटू LS, इसका मतलब L इंटू L स्क्वायर इंटू आई जीरो इंटू एस डिवाइड बाय R प्लस LS, ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप एक L कॉमन लेते हैं तो ये आपका एक L यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, S प्लस आर बाई एल, लिख सकते हैं ऐसा ना। प्लस सॉरी माइनस आप एल आई जीरो, माइनस एल आई जीरो, ये आपका VLS है। क्या है, VLS है। क्लियर है। अब आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो लाप्लास में आपको थोड़ी सी कभी कभी मेहनत करनी पड़ेगी, अगेन यू विल गेट सेम आंसर। ठीक है, आपको इनवर्स लाप्लास निकालना पड़ेगा। क्लियर है, आपको क्या करना पड़ेगा, तो VLT निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VLT अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, S का टर्म है ई रेज टू पावर, ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे S अपान S प्लस आर बाई एल है, तो यहाँ अब आपको थोड़ा सा इनवर्स लाप्लास निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कभी भी हम लाप्लास पे जाने की कोशिश नहीं करते हैं। कभी कभी हम लाप्लास में फंस जाते हैं, लाप्लास में मोस्टली हम फंसते हैं, ठीक है, मोस्टली फंसते हैं क्योंकि थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी। तो हम क्या करते हैं, लाप्लास से ठीक है एक ILT निकाल लिया, अब ILT से बाकी वैल्यू निकाल लीजिए। ऐसा नहीं कि आप सभी को लाप्लास में निकालेंगे एंड फिर चारों में आपको इनवर्स लाप्लास निकालना पड़ेगा, कभी हम ऐसा नहीं करते हैं। सो अभी मेरा रिकमेंडेशन लाप्लास में जाने के लिए नहीं है, बट जस्ट मैंने आपको एक अप्रोच बताया कि हाउ यू कैन अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेटर में लाप्लास से क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। क्लियर है इतना, तो चलिए एक दो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इतना क्लियर है ना। ठीक है, आप इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं, आप सभी की वेव फॉर्म हमें पता है। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चंस पे आपको और ड्रॉ करके बताऊंगा ना। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपको टाउ निकालना है, सपोज ये 10 वोल्ट है, हमारे पास एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है लाइक दिस, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ एक इंडक्टर है और यहाँ एक इंडक्टर है, ऐसी एक सर्किट है। ठीक है, सपोज दिस इज 2 हेनरी, सपोज दिस इज 2 हेनरी, दिस इज 1 ओम, सपोज दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम। क्लियर है। मैं पूछता हूं इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा। सबसे पहले आप देखेंगे कौन सी सर्किट है, RL सर्किट है, बहुत सारे R है, बहुत सारे L है। सो यहाँ टाउ क्या हो जाएगा, बहुत सारे L है तो L इक्विवेलेंट और बहुत सारे R है तो R इक्विवेलेंट, बहुत सारे मीन्स वन से ज्यादा। अब आप देखेंगे क्या आप दोनों को अलग अलग करके निकाल सकते हैं। कभी भी आप किसी सर्किट का इंपेडेंस निकालते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू जीरो। क्या होता है, वोल्टेज सोर्स को आप जीरो करते हैं, करंट सोर्स को जीरो करते हैं, करंट सोर्स को जीरो करते हैं, तो वोल्टेज सोर्स जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स जीरो का मतलब ओपन सर्किट। क्लियर है। तो आप जब भी किसी सर्किट का इंपेडेंस निकालते हैं तो वोल्टेज सोर्स जीरो हो जाएगा, यहाँ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा और हमारे पास 2 इंडक्टर हैं लाइक दिस, लाइक दिस। क्लियर। दिस इज 2 हेनरी, दिस इज 2 हेनरी, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम। अब आप देखेंगे क्या दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, यस दोनों अलग अलग ऑलरेडी हैं। तो अगर आप यहां से कट कर देते हैं, मतलब देखते हैं, यहां से आपको L इक्विवेलेंट मिल जाएगा, दिस इज योर L इक्विवेलेंट, और इधर आप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो अगर L और R सेपरेबल है तो आप निकाल सकते हैं, और सिंगल L है तो सिंगल L के बाकी सब तो आप इजीली निकाल सकते हो, सिंगल L में इशू नहीं होगा कभी भी। बट अगर मल्टीपल L है तो आप देखेंगे क्या R और L सेपरेबल हो सकता है, यस हो सकता है। तो दोनों साइड आप देख के क्या निकाल सकते हैं, L इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। सो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इस साइड देखेंगे 2 पैरेलल 2, आपको पता है पैरेलल और सीरीज में इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो 2 पैरेलल 2 आपका L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 हेनरी पैरेलल 2 हेनरी इज इक्वल टू 1 हेनरी, और आपका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 पैरेलल 2 2 पैरेलल 2 और दिस सीरीज विथ 1।
तो क्या मिलेगा आपको 2 ओम। क्लियर है? सो यहाँ से आपको टाउ क्या मिल जाएगा, दिस इज एल इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5। क्लियर है? हमें क्या कैसे निकालना है, टाउ कैसे निकालना है किसी भी आरएल सर्किट का। बट डू नॉट वरी, आपको हमेशा सिंगल एल के क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर यहाँ करंट सोर्स होता तो ये ओपन हो जाता। अगर ये करंट सोर्स होता इफ 10 वोल्ट इज रिप्लेस बाय 10 एम्पियर, इस केस में आंसर कितना होता, इस केस में एल इक्विवेलेंट आपको सेम मिलता, दैट इज कितना 2 पैरेलल टू 1 हेनरी। बट आर इक्विवेलेंट कितना मिलता, अगर ये ओपन हो जाता तो इसका, अगर ये ओपन होता तो इसका कोई रोल नहीं है, दिस इज 1 and 2 इन सीरीज, तो ये तो आपका कोई काम का नहीं था। 2 + 1 आर इन सीरीज, तो इसमें क्या होता 2 + 1 इज इक्वल टू 3 ओम। तो इस केस में टाउ क्या मिलता आपको, एल इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है? तो करंट सोर्स हो वोल्टेज सोर्स हो, मैंने क्यों शॉर्ट किया ओपन किया, जब भी आप किसी सर्किट का इंपीडेंस निकालते हैं क्या करते हैं, सभी वोल्टेज को जीरो और करंट को जीरो में वोल्टेज को शॉर्ट करंट को ओपन करते हैं, फिर आप निकालते हैं। अभी तक आप सिर्फ रजिस्टिव सर्किट निकालते थे या रजिस्टेंस विद डिपेंडेंट सोर्स, बट अब हमने क्या किया है, रजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं यहाँ पे। क्लियर है? वन मोर क्वेश्चन। तो टाउ निकाल सकते हैं, अगर टाउ निकल गया तो आपको डायरेक्टली आंसर आप किसी भी सोर्स फ्री आरएल सर्किट का निकाल सकते हैं। ठीक है? तो टाउ निकालना जस्ट अभी मैंने बताया, किसी भी आरएल सर्किट का टाउ, चाहे वो सोर्स फ्री हो या विद सोर्स हो, एक आरएल सर्किट का टाउ आपने निकालना देख लिया। अगर यहाँ सिंगल एल है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास, अगर ये 10 वोल्ट है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ओके, यहाँ एक रेजिस्टेंस है लाइक दिस, यहाँ आपके पास एक इंडक्टर है और यहाँ आपके पास एक रेसिस्टर है, ऐसा कुछ। ठीक है? दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 हेनरी एंड दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 10 वोल्ट। तो यहाँ कितने इंडक्टर है, एक इंडक्टर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 वोल्ट इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये शॉर्ट हो गया, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, यहाँ आपके पास इंडक्टर है और यहाँ आपके पास रजिस्टर है। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 1 हेनरी। आप क्या करेंगे, इंडक्टर को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो इसे मैं ए बोलता हूँ, ए और बी। तो एल इक्विवेलेंट यहाँ से अगर इस साइड देखेंगे तो एल इक्विवेलेंट मिल गया, तो आपको एल इक्विवेलेंट तो यहाँ से मिल चुका है। एल इक्विवेलेंट है या सिंगल है, सिंगल एल है, कितना है 1 हेनरी, एल का काम हो चुका है। अब आप दूसरे साइड देखेंगे, मतलब ये ओपन है। अब आप इस सर्किट का क्या निकाल सकते हैं, ए और बी के बीच क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा 2 पैरेलल 2 और ये सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा आपको, 2 पैरेलल 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सॉरी 1 + 1, दिस इज 2 ओम। 2। क्लियर है? मैंने कैसे निकाला। सो ए और बी आप चाहे तो इंडक्टर को यहाँ ऐसा ड्रॉ कर सकते थे लाइक दिस। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, बट ये बहुत सिंपल एग्जांपल था। आप इस 1 को यहाँ लिख लेते, 1 एल को इधर, यहाँ आप ये सीरीज में इसे यहाँ लिख लेते और इसको यहाँ। अब यहाँ से आप ऐसा सेपरेट कर सकते थे, बट मैंने आपको एक तरीका बताया स्टैंडर्ड की कैसे आपने निकाला है। क्लियर है? तो एल अगर सिंगल है तो वो सेपरेट तो होगा ही, क्योंकि आप उसके दो टर्मिनल को ए भी मान लीजिए, बाकी को निकाल दीजिए, आसान है। क्लियर है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। क्लियर? एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, ठीक है, वन मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हमारे पास एक 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो यहाँ टाउ मिल जाएगा आपको। टाउ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल बाय आर। तो एल सिंगल है तो मैंने एल लिखा, और आर बहुत सारे तो आर इक्विवेलेंट, बट आगे मैं एल बाय आर लिखूंगा। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए वो सिंगल एल सिंगल आर नहीं, दैट कैन बी इक्विवेलेंट। ओके ना? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ आर है, यहाँ हमारे पास इंडक्टर है, यहाँ हमारे पास एक रजिस्टर है, क्लियर, और हमारे पास एक इंडक्टर है, और यहाँ हमारे पास एक और रजिस्टर है, ऐसा कुछ। ठीक है? दिस इज 2 हेनरी, दिस इज 2 हेनरी, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम। क्लियर है? सो क्या यहाँ आप सबसे पहले इसे जीरो करेंगे, वोल्टेज सोर्स अगर जीरो होगा तो दिस इज 2 ओम, दिस इज इंडक्टर, ये दोनों तो पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है? यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक इंडक्टर है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है। क्लियर है? दिस वैल्यू इज 2 हेनरी, दिस वैल्यू इज 2 हेनरी, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम। क्या सेपरेबल है? आप कितना भी ट्राई करें, नॉट सेपरेबल। तो यहाँ एल इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट इज नॉट सेपरेबल। सेपरेबल, अब ये सेपरेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली टाउ नहीं निकाल सकते। तो टाउ कांट बी फाउंड
कैन नॉट बी फाइंड आउट डायरेक्टली। ऐसा नहीं निकाल सकते, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। अब आपको यहाँ पे KCL KVL लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर भी बन सकता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चैलेंजेस चालू हो जाएंगे। तो अगर एक से ज्यादा इंडक्टर अगर सर्किट में है और अगर वो सेपरेबल है, एक साथ आप उसको इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं तो आसान है, अगर इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते तो वो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्लियर है, आगे क्वेश्चंस पे हम लेंगे। टाउ निकालना क्लियर। सो हियर टाउ नहीं निकाल सकते, सिंगल है तो 100% निकलेगा और मल्टीपल्स हैं तो आप देखेंगे सेपरेबल होगा तो निकलेगा, नहीं है तो नहीं निकलेगा। क्लियर। तो आपने आज की क्लास में देखा आरएल सर्किट एंड आरएल सर्किट में सोर्स फ्री देखा जिसका करंट आपको याद होना चाहिए I0 SO माइनस टी अपॉन टाउ एंड टाउ क्या होता है L इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट एंड किसी भी सर्किट का टाइम कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं कौन से आरएल सर्किट का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में चलिए देखेंगे सोर्स फ्री आरसी सर्किट एंड सोर्स फ्री आरसी सर्किट में फिर हम देखेंगे कि आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है एंड कैसे निकालते हैं। देन वी विल डिस्कस मेनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम सोर्स फ्री नेटवर्क और फिर हम जंप करेंगे विद सोर्स नेटवर्क में। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन पे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।